तीन बहनों का अजीब किस्सा। गुज़रे ज़माने में खुसरो ईरान का एक बादशाह था। उसकी आदत थी कि लिबास तब्दील करके शहर का गश्त करता ताकि रियाया के बुरे भले हालात से वाकिफ रहे। एक रोज़ हस्बे मामूल वो अपने वजीर के साथ शहर के गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा कि गरीब किस तरह अपनी बसर औकात करते हैं। उन्हीं मकानों में औरतों के बोलने की आवाज़ आई। बादशाह बातें सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे से झांक कर देखा तो तीन नौजवान औरतें चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बहन बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं नान बाई से ब्याह कर लूं और इस मुशक्कत की जिंदगी से निजात पाऊं। मंजली बहन बोली, मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि उम्दा खाने रोज मिले। छोटी बहन ने कहा, जब तुम लोग ख्याली पलाव बना रही हो तो मैं भी बादशाह से ब्याह क्यों ना कर लूं, सारा मुल्क मुझे मलिका कहे। फिर हंसने लगी। बादशाह ने वजीर को कहा कि इस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। इसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वो डर गईं, लेकिन बादशाह ने कहा कि खौफ की कोई जरूरत नहीं, जो बात थी बयान करो। मजबूरन उन्होंने रात वाली बात बादशाह के सामने दोहरा दी। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी मंजली बहन की शादी नान बाई और बावर्ची से करवा दी और छोटी को अपनी मलिका बना लिया। चंद रोज बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी से हसद करने लगीं और सोचने लगीं इसे किसी तरह बादशाह की नजरों में जलील करें। अल्लाह की कुदरत से इसी जमाने में मलिका को आसारे हमल जाहिर होने लगे। दोनों बहनें इसको मुबारकबाद देने आईं। छोटी बहन जो उनके फरेब से नावाकिफ थी, बड़ी मोहब्बत से पेश आई। बातों बातों में विलादत के करीब इन दोनों बहनों को बुलाने का इरादा किया। वो राजी हो गईं और उन्होंने पुख्ता इरादा किया कि जब उनके यहाँ बच्चा होगा तो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा इसकी गोद में डाल देंगी और मशहूर कर देंगी कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इस तरह बादशाह इसे कत्ल करवा देगा या घर से निकाल देगा। जब विलादत का वक्त आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाजत ली और उनको अपने पास बुलवा लिया। इन दोनों बहनों ने बिल्ली का इंतजाम करवाया। मलिका के यहाँ एक नहायत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। हासिद बहनों ने बच्चों को तो एक टोकरी में बंद करके उसी नहर में बहा दिया और मलिका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर करवा दिया कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने मलिका को कत्ल कराना चाहा, लेकिन दाना वजीर ने रोका। चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इससे कोई राज मालूम होता है। मलिका का इसमें क्या कसूर, जो कुछ कुदरत ने पेट में बना दिया वही पैदा हो गया। टोकरी नहर में बहती जा रही थी कि बादशाह के माली की नजर पड़ी। उसने निकाल कर देखा तो उसमें एक बच्चा था। माली के घर कोई औलाद न थी। वो खुशी खुशी अपने घर आया और बीवी के हवाले किया। माली की बीवी ने अपने ही बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। माली ने उसका जिक्र किसी से नहीं किया। मुमकिन हो कि कोई शाही राज हो। बच्चा पलता रहा, यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलिका के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलिका ने अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुलवाया। अब उन्होंने मुर्दा कुत्ते का बच्चा उसकी गोद में डालकर मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है और असली लड़का टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। इत्तेफाकन उसे भी माली ने पकड़ लिया और अपने घर परवरिश करने लगा। तीसरे साल मलिका के यहाँ लड़की पैदा हुई, लेकिन हासिद बहनों ने उसको भी मुर्दा चूहा मशहूर कर दिया और लड़की को भी बहा दिया। वो लड़की भी माली के हाथ लग गई, उसे भी रख लिया। बादशाह ने नाराज होकर मलिका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने वाला उसके मुंह पर थूके और जो इनकार करे उसको कत्ल कर दिया जाए। लोग मजबूरन थूकते और बादशाह के जुल्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाते रहे। माली ने तालीम तरबियत शहजादों जैसी करवाई। लड़की भी पढ़ती रही। बड़े लड़के का नाम माली ने भामन, छोटे भाई का नाम परवेज और लड़की का नाम परिजात रखा। उस जमाने में मालन इत्तेफाकन बीमार होकर मर गई। बच्चों को इतना दुख हुआ जैसा कि माँ का होता है। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला था। उसने बादशाह से इजाजत लेकर एक महल तामीर करवाया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया जिसमें एक चिड़िया खाना भी था। वो तीनों बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। यहाँ रहते ज्यादा दिन नहीं हुए कि माली भी मर गया। बच्चे बहुत परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था, सब्र किया। दोनों भाई सैरो शिकार के लिए जाते। परिजात बाग में अपना दिल बहलाती या कभी गाना गाती। इत्तेफाकन मलिका की हासिद बहनों ने आपस में मशवरा किया कि मलिका का तो खूब इंतजाम हो गया, लेकिन मुमकिन है कि इन बच्चों का राज खुल जाए, लिहाजा उनको यहाँ से चलता करो। उन्होंने एक कटनी को बुलवाकर माजरा पेश किया तो बोली, तुम इत्मीनान रखो, मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि किसी को कानो कार खबर नहीं होगी। एक रोज दोनों भाई शिकार के लिए गए। कटनी उनके घर आई और परिजात से नमाज की इजाजत लेकर वुजू करके नमाज पढ़ने लगी। परिजात इससे मुतासिर हुई, खाना दिया
اور با اسرار باغ دکھانے کے لیے ساتھ لے گئی۔ مکار کٹنی کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن 3 چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ باغ بے مثال ہوگا۔ پری زاد نے پوچھا وہ کیا؟ کٹنی نے کہا ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پری زاد نے پوچھا تم بتاؤ تو صحیح۔ وہ بولی اس میں بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی کثر ہے، اگر وہ بھی آ جائیں تو باغ جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ پری زاد نے پوچھا کہ یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کٹنی نے کہا یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر فوراً رفو چکر ہو گئی، لیکن پری زاد ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی گھر واپس آئے تو بہن کو فکر بند پایا۔ وجہ پوچھی تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بھامن نے کہا تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو، میں جاتا ہوں یہ چیزیں لے آؤں گا۔ اگلے روز بھامن سفر کے لیے تیار ہوا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دیا۔ یہ میری نشانی ہے، جب تک یہ صاف ہے سمجھنا میں بخیریت ہوں، سمجھنا کہ جب یہ میلا ہو گیا تو سمجھ جانا میں کسی مصیبت میں ہوں، اگر خون آلود ہو جائے تو سمجھ جانا میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر 20 روز تک اسی رستے پر چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان پر اسے ایک کٹیا نظر آئی۔ سیدھا وہاں پہنچا تو ایک فقیر بیٹھا، اس کا چہرہ بالوں میں چھپا تھا۔ بھاون نے جیب سے کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا یہاں کیسے آنا ہوا؟ بھاون نے اپنا قصہ بیان کیا۔ فقیر نے سرد آہ بھر کر کہا بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرات بہت ہیں، کیونکہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بھامن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنی گدری سے ایک گیند نکالی اور کہا اس کو زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں یہ گیند رک جائے تم بھی گھوڑے سے اتر جانا، سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پر چڑھ جانا، اس پر تمہیں عجیب و غریب آوازیں آئیں گی، لیکن کوئی نظر نہ آئے گا۔ اس وقت ہمت سے کام لینا، اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے، اور آگے چلے گئے تو تمہاری مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی۔ بھامن نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ گیند پہاڑ کے دامن میں ٹھہر گئی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی چند قدم چڑھا کہ چاروں طرف سے شور مچ گیا، گالیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ بھامن سب کچھ سنتا رہا اور پڑھتا رہا۔ جب مزید اوپر بڑھا تو گالیاں سن کر اس کا خون کھول اٹھا۔ بھامن تلوار لے کر پلٹا تو وہاں کچھ نہ تھا، لیکن وہ خود پتھر کا ہو گیا۔ پری زاد روز پتھر اٹھا کر دیکھتی اور دعا کرتی۔ ایک روز اس کی طبیعت اداس تھی، خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی دور نہ ہوئی۔ پرویز باہر آیا تو کہنے لگا پری زاد ذرا بھائی کا خنجر دیکھنا۔ پری زاد اندر سے خنجر لائی اور دیکھا تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ رونے لگی۔ پرویز بڑا پریشان ہوا اور پری زاد کو کہا میں بھائی کی تلاش میں جاتا ہوں۔ پری زاد نے کہا بھائی میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ بولا تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لیکن اگر بھامن کو اس حال میں چھوڑ دیا تو سوچو اس کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد دونوں مل کر بہت روئے۔ پرویز سے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر بہن کو دی اور کہا جب تک یہ حالت ٹھیک میں رہے سمجھ جانا میں ٹھیک ہوں، اور جب موتی آپس میں جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پری زاد نے ہار گلے میں پہن لیا اور کہا جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 دن سفر کرنے کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی کٹیا پر پہنچا اور وہی باتیں دہرائیں۔ فقیر نے سمجھایا بیٹا کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے؟ چند روز پہلے تیرا ہم شکل نوجوان گیا، واپس نہیں آیا، شاید پتھر کا ہو گیا۔ پرویز نے کہا کہ وہ میرا بھائی تھا، میں اپنی جان دوں گا یا اپنے بھائی کا انتقام لوں گا۔ فقیر نے کہا کہ جب دیکھا کہ یہ نہیں مانتا تو گیند نکال کر دی اور کہا اس کو ڈال دو زمین پر اور اس کے پیچھے چلو۔ پرویز زمین پر گیند ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا اور وہ بھی پتھر کا ہو گیا۔ جس وقت وہ پتھر کا ہوا پری زاد کے گلے میں پہنی مالا کے دانے ایک ہو گئے، جس سے پری زاد سمجھ گئی کہ دوسرا بھائی پرویز پر بھی کوئی مصیبت آن پہنچی ہے۔ تمام دن بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور اللہ کے بھروسے چل پڑی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد 21ویں روز فقیر کی جھونپڑی پر پہنچ گئی۔ وہی سوال کیا، بولا بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم مرد نہیں، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں؟ بولی ابھی میرے 2 بھائی یہاں آ کر کھپ گئے، میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہیں ختم ہو جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے سمجھایا اور ایک گیند نکال کر دی، وہ اس کے پیچھے چلی۔ پری زاد نے فقیر سے گیند لے کر سلام پیش کیا اور پھر اپنے کانوں میں روئی اس طرح ڈالی کہ بالکل کان بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فقیر مسکرایا اور بولا لگتا ہے کہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی، یہ ترکیب آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آئی، جاؤ خدا تمہاری مدد کرے۔ پری زاد گیند کے ساتھ روانہ ہوئی۔
पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी। पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद होने लगी, मगर परिजात के कान बंद थे, कुछ सुनाई न दिया। वो बेखतर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई और वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परिजात ने अपने कानों से रुई निकालकर सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है। इसको पकड़ लो, ये चोर है। परिजात ने उसका पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूँ। परिजात ने कहा, गाने वाला दरख्त कहाँ है? चिड़िया ने इसका पता बताया। वो बोली, उसकी शाख तोड़ लो, वही काफी है। परिजात ने शाख तोड़ ली, फिर सामने के चश्मे से वही रखे हुए चांदी के घड़े को भर लिया। फिर परिजात ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर के हो गए किस तरफ रखे होंगे? चिड़िया बोली, इसी चश्मे का पानी डालो, फिर खुदा की कुदरत देखो। परिजात ने पहले अपने भाइयों को पहचान कर उन पर चश्मे का पानी छिड़का। वो उसी वक्त असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद तीनों ने मिलकर इन तमाम आदमियों पर भी चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के हो चुके थे। पानी पड़ते ही सब अल्लाह के हुक्म से असली हालत में आ गए और परिजात का बेहद शुक्रिया अदा किया। इसके बाद पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा घोड़े खड़े हैं। सब ने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर अपने अपने रास्ते चल दिए। वहां कर देखा कि ना तो फकीर था और ना ही कुटिया। परिजात कहने लगी, यही फकीर इस तलिस्म से मुतल्लिक था। तलिस्म के खत्म होने के साथ वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अपने भाइयों के साथ अपने वतन रवाना हो गई। घर आकर उसने दरख्त एक शाख मौजू पर लगा दी और एक उम्दा खौज में फवारा तैयार करके उसमें चश्मे का पानी डाल दिया। जब अगले दिन देखा तो इस शाख की बजाय पूरा दरख्त खड़ा था। फवारा जोर से चल रहा था। चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। सारे शहर में इन चीजों की शोहरत हो गई। एक रोज भामन और परवेज शिकार से वापस आए कि रास्ते में बादशाह की सवारी मिल गई। उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाएं, मगर सामना हो गया। मजबूरन खड़े हो गए और जब बादशाह करीब से गुजरा तो झुककर सलाम पेश किया। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि तुम किसके लड़के हो? उन्होंने अर्ज किया कि माली के लड़के हैं और फलां जगह हजूर की इजाजत से महल तमीर करवाया था, उसमें रहते हैं। बादशाह के दिल में उनके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। बात को बढ़ाने के लिए पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? जवाब दिया, शिकार करने गए थे। बादशाह ने कहा, बगैर इजाजत शिकारगाह में क्यों गए? दोनों ने कहा कि हमें पता नहीं था कि यहाँ शिकार खेलना मना है, आइंदा ख्याल रखेंगे। फिर बादशाह मुस्कुराकर कहने लगा, आओ मेरे साथ, देखो क्या शिकार खेलते हो। दोनों भाई साथ हो लिए। जंगल में जाकर कहीं शेर मार लाए और बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह इनसे इतना मुतासिर हुआ कि कहने लगा, तुम मेरे साथ शाही महल में चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने फिर हाथ बांधकर अर्ज की कि हमें खाना खाने में कोई मसला नहीं, मगर हमारी एक बहन है, हमने आपस में कसम खाई है कि आपस के मशवरे के बगैर कुछ नहीं करेंगे। आज हम उससे पूछ लें और कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बादशाह ने इजाजत दे दी। दोनों भाई घर आए, लेकिन दावत का जिक्र करना परिजात से भूल गए। सुबह बादशाह से शिकारगाह में मुलाकात हुई तो दोनों ने माजरत की। गर्ज इसी तरह 3 दिन बराबर भूलते रहे। चौथे रोज दोनों को बादशाह ने एक एक गेंद दिया और कहा, इसको कमर में बांध लो, जब कपड़ा उतारोगे और ये नीचे गिरेगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। रात को जब लेटने लगे तो वो गेंद कपड़ों से गिरे। उन्हें बादशाह से किया गया वादा याद आ गया। दोनों परिजात के पास गए। परिजात कहने लगी, जरा रुको, मैं अपनी चिड़िया से पूछ कर बताती हूँ। चिड़िया से पूछा कि क्या मेरे भाइयों को दावत में जाना चाहिए? चिड़िया बोली, हाँ। परिजात भाइयों के पास आई और कहा कि आपको बादशाह की दावत मंजूर कर लें और दूसरे रोज के लिए बादशाह को दावत दें, मैं इसका इंतजाम कर लूंगी। दूसरे रोज भामन और परवेज बादशाह के साथ महल में दाखिल हुए। रास्ते में मौजूद लोग उनके हुस्न और जमाल को देखकर खुश हुए। बादशाह दोनों को लेकर एक कमरे में आया, फिर दस्तरखान पर खाना खाने लगा। सब ने मिलकर खाना खाया। महल से जाते हुए बादशाह को अपने गरीब खाने में खाने की दावत दी। बादशाह ने जवाब दिया, बच्चों, मैं जरूर तुम्हारे यहाँ चलूंगा। दोनों भाइयों ने घर आकर सारा किस्सा अपनी बहन को सुनाया। दूसरे रोज दोनों भाई तो शिकार के लिए चले गए। परिजात चिड़िया के पास आई और पूछा, बादशाह की हमारे घर दावत है, क्या खाना पकाना चाहिए? चिड़िया ने कहा कि अपने बावर्चियों को कहो कि अच्छे खाने बनाए, लेकिन एक रकाब मोतियों की खीर जरूर बनवाना। परिजात ने कहा कि इतने मोती कहाँ से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में फला दरख्त के नीचे खजाना है, जितने मोती चाहिए ले लो। परिजात ने खुद जाकर खोदा तो वाकई लातादाद खजाना जमा था। उसने एक संदूकची मोतियों की निकाली और बावर्ची को बुलवाकर मुख्तलिफ खाने पकाने का हुक्म दिया। उधर दोनों भाई बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे और रात को बादशाह को अपना किया गया वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और सीधा उनके घर आया। परिजात ने अपनी कनीजों के साथ दरवाजे पर बादशाह का इस्तकबाल किया। उसने बेटियों की तरह परिजात को प्यार किया। फिर वो तीनों बादशाह को अपना बाग दिखाने के लिए चले। बादशाह जब खाना खाने लगा तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ। बोला, ये कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं?
भामन परवेज और परिजात खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हुए, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपके साथियों ने ये कहा कि मलका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चूहिया पैदा हुई है, उस वक्त आपने ये ना सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर किस तरह पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और बोला, भी चिड़िया, अगर तुम्हें राज की बातें पता हैं तो मुझे बताओ, मामला क्या है? चिड़िया बोली, मलका की बड़ी बहनें जिनका निकाह आपने उनकी अपनी मर्जी से करवाया था, अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी थीं। चुनाचे उन्होंने पहली और दूसरी बार के पैदा हुए लड़के को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई और उसको भी इसी तरह नहर में बहा दिया और आपको कहा कि मुर्दा चूहिया पैदा हुई है। लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे माली के हाथ लग गए। इसने उनकी खूब परवरिश की, तालीम और तरबियत दी और अब आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह अपने तीनों बच्चों को गले से लगाकर बेहद रोया और उनसे माफी मांगी और फिर तीनों बच्चों को लाकर जामिया मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया और पिंजरा खुलवाकर मलिका के कदमों में जाकर गिर गया और सारा किस्सा सुनाकर माफी मांगी। मलिका भी रोने लगी। इसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मलिका को हमाम में भेजा कि लिबास तब्दील करे और उसकी हासद बहनों को बुलवाकर उसी वक्त कत्ल करवा दिया। मलिका हमाम से फारिग होकर आ गई। उसी वक्त सबने मिलकर खाना खाया। दूसरे रोज बादशाह ने जश्न आम का ऐलान कर दिया। तीनों बच्चे नए महल में आ गए। बादशाह ने इसके बाद एक अरसे तक निहायत अदलो इंसाफ से हुकूमत की।